गाइस व्हाट वाज द लास्ट पार्ट बेटा, कोई बताएगा? heater side of the change. और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था बेटा? यस सर, वो बॉन्डिंग क्या, अरे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था सर? बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ हाँ ठीक है। सर? उसमें एक डाउट है मुझे बॉन्ड लेंथ वाले में। इस पे बेटा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सर। क्या डाउट है बोलो। सर उसमें आपने लिखा था पार्शियल डबल और प्योर डबल, तो प्योर डबल वो था ना सर जिसका पार्शियल डबल HC था और प्योर सिंगल रेजोनेंस वाला था ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस से भी कोई बॉन्ड पार्शियल बनता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी पार्शियल बनता है। और प्योर डबल का मतलब होता है ना उसमें रेजोनेंस हो ना उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो। सर प्योर सिंगल क्या भी, होता है? क्या प्योर सिंगल भी जिसमें ना रेजोनेंस हो ना हाइपर कॉन्जुगेशन हो। सर तो फिर और हाँ सर समझा, थैंक यू। गाइस एरोमेटिसिटी हेडिंग डालिएगा। रेडी? ये TWT में आने वाला है। हाँ, हमारा केवल एरोमेटिसिटी बाकी है, सब पढ़ना है आप। तुम लोग इतना टेंशन मत लिया करो, या आपको बोलो तो टेस्ट कैंसिल करा दें, उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने सारे टेस्ट सेट किए हुए हैं। अगर मान लीजिए टेस्ट पेपर कैंसिल कराएंगे तो तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि ये दोबारा होंगे नहीं, नया चैप्टर आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस टेस्ट के तुरंत बाद जे एडवांस देना है ना? तो तुमको केवल ये सोच के टेस्ट देना है कि हमको एक्सपीरियंस लेना है। मान लीजिए 2 क्वेश्चन कम भी कर पाए तो उससे क्या जिंदगी बहुत बदल जाएगी क्या तुम्हारी? तो इतना प्रेशर या पैनिक होके काम नहीं करना है, पॉजिटिव सेंस में लो, एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है? यस सर। और हो सकता है कि बाकी बैचेस के कंपैरिजन में तुम बहुत आगे हो तो तुम प्रेशर में हो रहे उल्टा, तो और गड़बड़ होगा। चलो गाइस एक नोट लिखिएगा। एरोमेटिसिटी is a property. Aromaticity is a property that provides, aromaticity is a property that provides stability to compound. Stability to compound. Next लिखिएगा, next note. Anti-aromaticity causes instability to compound. लिख लीजिए बेटा। सर कॉजेस अनस्टेबिलिटी बेटा, डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। According to quantum mechanical model, according to quantum mechanical model, for a compound to be aromatic or anti-aromatic, for a compound to be aromatic or anti-aromatic, फिर से रिपीट करिए। अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर नहीं मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम नंबर नहीं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। According to quantum mechanical model, for a compound to be aromatic or anti-aromatic, following characteristics must be checked. Following characteristics must be checked. Guys, look at the screen. किसी भी कंपाउंड के लिए अगर वो एरोमेटिक है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चेक करनी है। पहली चीज, देयर मस्ट बी अ रिंग एंड रिंग शुड बी प्लेनर।
इसीलिए आपको प्लेनैरिटी निकालना आना चाहिए, है ना। इसीलिए परहैप्स एक्सरसाइज 2 में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्लेनैरिटी पर बेस्ड है, बट हम लोग यहाँ पर ओवरऑल प्लेनैरिटी पे बात नहीं करेंगे, हम लोग किस पे बात करेंगे, रिंग की प्लेनैरिटी। क्या सब लोग मेरी बात समझ पाए बेटा? Yes, sir. Yes. ओवरऑल कंपाउंड हो सकता है प्लेनर ना हो, लेकिन रिंग प्लेनर होनी चाहिए। दूसरा, देयर मस्ट बी रेजोनेंस इन द रिंग, रिंग शुड एग्जिबिट रेजोनेंस, दूसरा कैरेक्टर है। तीसरा, एंटी एरोमेटिक में भी पहले 2 कैरेक्टर सेम है। अब आते तीसरे, रेजोनेंस होगा, रिंग में होगा तो लूप बनेगा। लूप समझते हैं ना, जो हाँ। सर्कुलर वे में रेजोनेंस हो, तो इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप। ठीक, n क्या है, होल नंबर है, कोई भी, हाँ n होल नंबर है। और ये पहले भी मैंने बताया, जैसे मेरे ख्याल से IUPAC में बताया था। तो थोड़ा सा था, अब डिस्कशन बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग। n होल नंबर है, कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4। तो जैसे 0 रखोगे तो 2 पाई का लूप दिखाई देगा, 1 रखोगे तो 6 पाई का लूप आएगा, 10 पाई का लूप आएगा। इनमें से कुछ भी आए प्लस ऊपर के 2 कैरेक्टर, तो आप समझ लेना कि कंपाउंड एरोमेटिक है। इस वाले में वही लूप 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना? यस बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप हो जाएगा। तो n या 0 तो रख नहीं सकते, तो या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिखाई देगा, या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिखाई देगा, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जहां पर आपको एंटी एरोमेटिसिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड बाकी 2 कैरेक्टर्स भी हो। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, तब तक के लिए इसको कॉपी कर लो बेटा। तो हम लोग तीनों कैरेक्टर्स चेक करेंगे हर एक एग्जाम्पल्स में। सर लूप का ये नहीं समझा, मतलब 2 6 और 10, इसमें 4 8 12 मतलब क्या सर? n फॉर्मूला की के वैल्यू 1 अकॉर्डिंग। रखोगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ गया, +2 इसमें वास्ते नहीं है। Should I change the page? सर ओके सर, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड लेना ना। प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं है बेटा, वो मतलब नोट बोले मैंने कई सारे, ओके सर। वो किसी से ग्रुप पे बोलो तो डाल देगा। ओके सर। Should I change the page? ओके सर। Oh. Guys, let me take the examples now and listen carefully. सबसे पहले बेंजीन, how to find plenarity? Please remember, whenever you want to find plenarity, find hybridization.
if your hybridization comes sp2, then there is a possibility of planarity. Exceptional cases will be there, 1 or 2, but most of the time sp2 means planar. क्या सबको क्लियर है बेटा क्या करना है अपने को प्लेनारिटी के लिए? हाइब्रिडाइजेशन हाँ, वो भी sp2, ठीक है। तो इसको देखो बेटा, यू कैन सी CH 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 CH, each carbon here sp2 hybridized. Anyone having any difficulty in finding sp2 hybridization here? नो सर. नो। तो पहला पॉइंट प्रूव कर दिया हमने, प्लेनर रिंग। क्लियर? नाउ रेजोनेंस हो रहा है क्या रिंग में? यस। व्हाट काइंड ऑफ रेजोनेंस? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस भी हो गया। थर्ड, every pi bond here is giving you 2 electrons for delocalization. तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6 pi electrons loop. So 6 pi aromaticity को फॉलो करता है। Yes, that is why ये भी रूल हो गया, इसको बोलेंगे aromatic. Is my point clear to everyone? सही भाई वो 2+2 वाला बोलो क्या? लास्ट वाला बताओ ना। Every pi bond will contribute 2 electrons for delocalization purpose. How many pi bonds are there? 3. 3. So 3 multiplied by 2 is? नहीं समझ में? 6. हाँ, वो तो मैं समझ गया। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? हाँ, I'm asking this. चलो, look here. इसको देखो बेटा, इसका नाम है cyclobutadiene. Listen carefully बेटा. इसको can I say every carbon atom sp2 hybridized? डबल बॉन्डेड कार्बन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो. तो पहला पॉइंट हो गया, ये फुलफिल कर रहा है प्लेनर रिंग का। दूसरा, रेजोनेंस हो रहा है क्या? डबल सिंगल डबल, हाँ, पूरा सर. कितने रेजोनेंस पूरा दिखाया मैंने यहाँ पर। ईच डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे उसमें से? 2। इधर से 2 कितना आया बेटा? 4 पाई। 4 तो पाई एंटी इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक. एंटी, फैंटास्टिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इसका एक और नाम है बेटा। इसका नाम, ये तो बेंजीन हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है बेंजीन होता है इसका नाम। इसका एक और नाम है 6 एनुलिन, स्क्वायर ब्रैकेट 6 और उसके बाद लिखा रहता है एनुलिन। ये एनुलिन क्या है? लुक हियर, हर एक वो साइकिल, हर एक साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक जिसमें कॉन्जुगेशन हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका हो CnHn, तो उसको बोलते हैं एनुलिन। इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट N, एनुलिन। तो गेस करिए इसका नाम क्या होगा? बोलिए, एनीवन? तो एनुअली वाला से समझाना सर वापस समझाओ। अरे जिसको समझ में आया वो पहले बोले बेटा, मेरे लिए वो ज्यादा ही बात है। और एनुलिन। देखिए, हर टीचर उसी को पसंद करेगा जिसका सिलेक्शन होगा, तो वो लोग डोमिनेट करें सो दैट उन पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, 4 एनुलिन। ये मैंने क्यों आपको पढ़ाया, इसकी जरूरत तो ऐसी कोई खास नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर एरोमेटिक एंड रादर देन गिविंग बेंजीन उसने लिख दिया 6 एनुलिन, तुम्हें पता ही नहीं, जबकि तुम्हें ये आता है कि बेंजीन इज एरोमेटिक, बट यू विल फेल टू गेट आंसर। इंटीजर टाइप आ गया, कुछ भी आ गया, कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो जस्ट अ नेम, ठीक है। अब जिन्हें नहीं समझ में आया दोबारा सुन ले बेटा। एनुलिन क्या होता है? एनुलिन इज नथिंग बट अ मोनोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? पाई सिंगल पाई लाइक दैट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए उसका? CnHn। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H4। यानी ये सब क्या है? एनुलिन्स। उनका नाम कैसे लिखा जाता है? एन एनुलिन। एन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करता है इधर कार्बन एटम्स और पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो एन एनुलिन, 6 एनुलिन, एन एनुलिन, 4 एनुलिन। क्या सबको समझ में आ गया?
एक और बेटा याद रखना, Yes, sir. फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग डायाट्रोपिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायाट्रोपिक। और इसको क्या बोलते हैं? पैरा। तुम्हें सब आता है, अब पूछ लिया गया रादर देन सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर एरोमेटिक, उसके बदले क्या लिख दिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर डायाट्रोपिक। तुम्हें सारी चीजें पता है, रूल्स पता है, बट यही नहीं पता था डायाट्रोपिक क्या है। तो वो बस नाम आपको एक्स्ट्रा और लिख लेना है, इससे आपकी क्वेश्चंस में हमेशा क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, जैसे हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़ते हैं, यस सर। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल एक तरीका होता है एनएमआर technology, nuclear magnetic response. With the help of this we can easily find by experiment whether compound is aromatic or not. ये तो theoretical ways है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई रिंग लेते हैं, उसकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा लेते हैं, तो उसमें एक्चुअली रिंग करंट इंड्यूस हो जाती है। तो रिंग करंट की डायरेक्शन देख के हम बता देते हैं कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो उसी से ये टर्म्स निकले हैं। हमको वो एनएमआर नहीं पढ़ना है, बट जस्ट एक कहाँ से आया वो दिखाने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप क्यों लिखते हैं याद रखना, डायाट्रोपिक मींस एरोमेटिक, पैराट्रोपिक मींस एंटी एरोमेटिक। इज दिस क्लियर बेटा टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर वो CnHn के बाद क्या लिखा आपने हमें? व्हाट इज Molecular formula. इसको हटा दे बेटा, जल्दी कॉपी करो, नहीं तो जो एक- लोग एक- लेट ज्वाइन करेंगे ना फिर वो परेशान कर देंगे। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो सो दैट नए एग्जाम्पल से उनके साथ शुरू करें। सर आपने बोला कि CnHn में n is either the number of carbon atoms or the pi conjugated electrons, right? यस बेटा, वो सेम ही रहेगा। तो सर ये नंबर ऑफ एनुअल इनका कार्बन, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक बार रिपीट। क्या बेटा? सर जो एनुअल इनका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक बार रिपीट करिए। Which of the following compounds these are aromatic? Options are 6 aniline, 4 aniline। नहीं समझ में आया? नहीं समझा। हाँ, इसको हटा दे बेटा। Yes sir. एक Done. मिनट। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा उसको क्या नाम देते हैं? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो क्या नॉन Non-aromatic. एरोमेटिक पढ़ाने की जरूरत है कभी किसी को? No sir. नहीं, वो तो कॉमन सेंस है। व्हाई शुड आई राइट एनी डेफिनेशन फॉर दैट? इट्स वेरी क्लियर। जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, तो जबरदस्ती उसपे कुछ मत लिख देना। सर तो उसमें अगर 6 एनुअल एरोमेटिक रहेगा मतलब? हाँ, वो तो नाम है। अरे तुम्हारा नाम चिंटू है, मान लो तुम्हारा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया और लेटर से तुम्हारा नाम रोहन है, तो कोई बोले चिंटू का सिलेक्शन हो गया, तो नहीं मानेंगे क्या? नाम है, सिलेक्शन तो एक ही बंदे का हुआ है ना, उसका ही नाम रोहन, उसी का नाम चिंटू है। यस। रिमूव दिस। यस। अब मैं थोड़े डिफिकल्ट केसेस लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इसको देखो बेटा, और इसको देखो। मैंने जानबूझकर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के एग्जाम्पल लिए, ठीक? क्योंकि जो एरोमेटिक है वो तो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल कंपाउंड, चार्ज्ड वाला, कुछ भी। तो हम लोग के रूल्स उसमें ओबे होने चाहिए। देखो, पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, आप माने या नहीं माने, ठीक? जिनको आता है वो भी ध्यान से देखें, सो दैट ओवर कॉन्फिडेंट में आंसर्स गलत ना हो जाए, और जिन्हें नहीं आता वो तो अच्छे से फोकस वे में देखें। अगर कार्बन के 2 बॉन्ड्स दिए हुए हैं तो बताइए रिमेनिंग 2 वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 2 sir. 2 hydrogen atoms. तो क्या तुम इसमें से देख के बता सकते हो किसका स्टेरिक नंबर 3 होगा, 4 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3? sp3. हाँ sir. ठीक,
स्टेरिक नंबर जो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको प्लस लिखना चाहता हूं तो मुझे एक एच हटाना पड़ेगा, बट किस फॉर्म में? एच माइनस के फॉर्म में कि एच प्लस के फॉर्म में? बताइए। H plus प्लस प्लस देखिए, अगर एच प्लस हटा देगा तो माइनस बचेगा। रे हद हो गई। अगर मुझे माइनस लिखना है सी के ऊपर तो एच को किस फॉर्म में अब हटाना पड़ेगा? प्लस के फॉर्म में। दोनों बातें समझ में आ गई? ये बताना इसलिए जरूरी था बेटा कि जब तुम यहाँ देखो तो यहाँ तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि सी एच प्लस है, और ये क्या है बेटा? क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? वो लिख कर नहीं देगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए ना वो क्या एटम्स है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर फुल आइडिया नहीं होगा तो तुम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। सर सॉरी, पर आप एक बार रिपीट करेंगे वो प्लस माइनस प्लीज? कोई बता सकता है बेटा? एनीवन? हाँ सर। सर देखिए मतलब इधर अगर हमें प्लस डालना है, अगर इसको हटाना है हमें, तो फिर हम लोग प्लस डालेंगे ना, मतलब हटाने के लिए मतलब। और इसमें क्या हटाएंगे? एच माइनस हटाएंगे, ऐसे एच बोलो। माइनस को हटाना पड़ेगा, सॉरी। एच माइनस हटाएंगे, और अगर मुझे एच में, अगर हम लोग को एच प्लस हटाना है तो हम लोग सी में माइनस डाल के हटाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा करके इसने बताया, लेकिन बता दिया। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, ज़्यादा सर। चलो ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनो बेटा। ऑब्जेक्टिव केवल इतना बताना था कि यहाँ क्या एटम्स हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। क्या तुम देख सकते हो इसका स्टेरिक नंबर बेटा 3 है? हाँ। क्या तुम देख सकते हो इसका स्टेरिक नंबर 4 है? क्या सबको मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर। बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में तभी काउंट होगा व्हेन इट इज लोकलाइज्ड। मतलब तुम उस पैसे को तभी खर्च कर सकते हो वो जब पैसा तुम्हारे पास परमानेंट रहने वाला हो, यानी तुम्हारा अपना। इफ लोन पेयर इज delocalized, then it should not be counted for हाइब्रिडाइजेशन। क्या सबको Yes, मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। कैसे पता चलता है कि वो डीलोकलाइज्ड है? रेजोनेंस कर रहा होगा, Yes. सिंपल। ठीक है, अब आप देखो बेटा, क्या तुम इन सब में हाइब्रिडाइजेशन समझ पाए? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट मुझे बता दे। सर आपने वो सी और एच पे आपने लोन पेयर दिखाया क्या एच पे? हाँ, एच पे नहीं, सी पे हमेशा लोन पेयर होता है। ओके सर। ठीक, तो इसमें देखोगे बेटा प्लेनैरिटी तो आ गई, रेजोनेंस भी आ गया, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बेटा? प्लस सिंगल डबल की वजह से 2 पाई, है ना? इसको देखो, इस पे कितना दिख रहा है? लोन पेयर सिंगल पाई मतलब 4 पाई, है ना? इस पे देखो प्लस सिंगल डबल कितना हुआ? 4 पाई। इसको देखो बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल कितना हुआ? 6 पाई। क्या तुम समझ पाए बेटा? ये एरोमेटिक, ये Yes, एंटी sir. एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। कॉपी कर लो बेटा। सर वो सेकंड वाले में ऊपर sp2 कैसे है CH नेगेटिव का? कोई समझा सर सकता ने अभी बताया था। लोन पे डिलोकलाइज हो गया है रेजोनेंस के वजह से। लोन पे सिंगल डबल। आगे तो बताओ। दैट इज व्हाई इट इज नॉट काउंट एज। तो लोन पे डिलोकलाइज हो गया रेजोनेंस के वजह से, दैट्स व्हाई वी डोंट काउंट इट एज अ पार्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। अगर नहीं हुआ होता तो हम लोग काउंट करते हैं उसे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3 होता। वेरी गुड। थैंक यू। Should I remove this now? सो Yes, पर लास्ट वाले पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने कैसे लिया है? लास्ट वाले का लोन पेयर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से 2 2।
6 हो गए ना टोटल। Okay. डन बेटा। सर 1 मिनट सर। ओ सब लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कुछ छूट नहीं जाए। तो स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिए आज के लेक्चर्स के। हाँ यस सर डन। जो लोग थोड़ा सा भी स्लो हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर लिख कर रखें। हाँ कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा सिलेबस में है और वो पॉपुलर भी है, एग्जाम में भी आते रहते हैं रेगुलरली। जैसे ये, वैसे मैंने IUPAC के टाइम पर भी आपको ये दिया होगा। इसको फ्लोरान बोलते हैं, यस सर। इसको पायरॉल बोलते हैं। दिस इज पायरिडीन। फिर दिस इज थायोफिन या थियोफिन, जैसा भी आप बोलना चाहें। गाइस इन सब के अंदर 6 पाई का लूप है, याद रखना। कितने का लूप है? 6 पाई। सारे के सारे एरोमेटिक है। एक मैजिकल चीज आप ये याद रखिएगा बेटा, बड़े काम की है, कि अगर किसी भी एटम पे 2 लोन पेयर है, देन ओनली 1 लोन पेयर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कभी कोई डबल बॉन्डेड एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आई? पहले भी की है सब चीजें। अगर कहीं पर एक पाई बॉन्ड, सॉरी कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं बेटा? 2 पाई। लेकिन कितने पाई रेजोनेंस में जाएंगे? एक नहीं जाएगा। सबका एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्या? कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर 2 होंगे, एक ही जाएगा रेजोनेंस में, एक वहीं पर होल्ड हो जाएगा, लोकलाइज्ड बन जाएगा। इस बात को भूलना नहीं। तो ध्यान से देखो बेटा, आउट ऑफ 2 लोन पेयर कितने लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे? यहाँ पर 2। तो 2 + 2 + 2 6 पाई विजिबल है। यस इसको देखो बेटा, इसमें तो जाएगा क्योंकि एक ही लोन पेयर है। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल 6 पाई। इसमें देखो लोन पेयर जाएगा क्या रेजोनेंस में? नहीं, खाली पाई जाएंगे। पाई सिंगल पाई 6 पाई दिख रहा है। इसमें 2 लोन पेयर में से केवल एक लोन पेयर जाएगा, 6 पाई दिखा। ये इनकी यस रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इसका डेटा भी लिख लेना, बड़े काम का है। इसका करीब करीब 22 होता है। किलो कैलोरी सबका यूनिट है बेटा। इसका करीब 28 होता है, इसका करीब करीब 29 होता है। और अगर इनको कभी बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑक्सीजन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो उसका रेजोनेंस एनर्जी खराब हो गया। नाइट्रोजन इज मोर केपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसका रेजोनेंस एनर्जी बढ़ गया। दे आर वेरी क्लोज, तो कंपैरिजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। So ये वैल्यूज याद नहीं रखने हैं ना? तुम्हें सर याद नहीं रखना, अपने आप याद होगा, आप टेंशन मत लो। Okay. सर वो थायोफिन में एस है ना, सल्फर का। हाँ थायोफिनिक सल्फर बेटा। जैसे इतने सारे बच्चे हैं, करीब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ इस समय लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, है ना?
तो मुझे नाम रटना थोड़ी ना है उनके, लेकिन ऑटोमेटिकली हर बैच में जो बच्चे मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके नाम मेरे दिमाग में आ गए। तो जो भी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है वो बार बार किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे, टेस्ट में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आएंगे, रिएक्शंस में आएंगे। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। और जब वो आएंगे तो उनकी चीजें याद आएंगी, उनकी कैरेक्टर्स याद आएंगे, उनके बारे में क्या पढ़ाया गया वो सब याद आएगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। इसलिए पैनिक या प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। सर थर्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए लोन पेयर काउंट नहीं करना। या नहीं, रेजोनेंस हो रहा है, लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। Should I remove this? यस सर। आपने कर लिया? सर 1 मिनट। ओके ओके। सर उसका कुछ रीजन है क्या, अगर दो पाई बॉन्डिंग हुआ तो उसमें से एक ही जाएगा? क्योंकि दो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होते हैं। रेजोनेंस अच्छा, की तो कंडीशन प्लेन के बाहर हो जाएगा। लिनियरिटी। हाँ हाँ। तो हाँ अगर सर, तुमसे कोई पूछे कि बताइए इस कंपाउंड में जिसका नाम बेंजाइन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, गेस कर सकते हो? सर 6। बस एरोमेटिक निकला आंसर। सर आप वो आपने जो बॉक्स में रेजोनेंस का दिखाया था ना 2 पाई और 1 पाई टिक मारा है, वो सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर पाऊंगा बेटा, आपको जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा चीजों को, नहीं तो फिर एग्जाम्पल्स पे केवल ध्यान दो और कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है। Should I remove this? यस सर। यस। Guys, now we'll talk about some exceptional cases. क्योंकि इतना सारा पढ़ते हैं तो मैंने बोला ना कि जैसे प्लिनैरिटी के लिए हम लोग अक्सर हाइब्रिडाइजेशन वाले उस पे जाते हैं। जहां मैच नहीं करेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्शनल केस। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्या तुम इसको एनुलिन के टर्म्स में नाम बता सकते हो? किसके टर्म्स में? 8 एटानोलिन। और 8 एनुअल। बस बस बस। सर ये 8 ऑक्टा किस वजह से पता चला 8 एनिलीन? 8 कार्बन है इसलिए। गाइस अब ध्यान से सुनो, आगे इस तरह की बातें छोड़ो, मेन पे आते हैं। कोई भी बच्चा इसको देख करके क्या सोचेगा? उसको लगेगा sp2 है, यानी रिंग प्लेनर है, मानते हो कि नहीं? दूसरा उसको क्या लगेगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस हो रहा है। फिर क्या लगेगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, राइट? हाँ सर। बट ये गलत है। एक्सपेरिमेंट एनएमआर टेक्निक से देखा गया तो ये निकला है नॉन एरोमेटिक। फिर और जब इसको एनालाइज किया गया तो उसमें ये इसका जो शेप है वो अनफॉर्चुनेटली निकला टब शेप। तो क्या तुम इसको थ्योरेटिकली बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा स्पीड से करना है। गलत हो जाएगा, इट्स ओके, ठीक, लेकिन हम गलत होने नहीं देंगे। जितने भी केसेस उसके अलावा है वो आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। तो इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉस ऑफ दिस एंटी एरोमेटिसिटी या व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, योर आंसर विल बी बिकॉज द कंपाउंड लूजेस इट्स प्लिनैरिटी। इसका एक्चुअल शेप क्या निकला? टब शेप। इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो एक बॉन्ड बड़ा, एक बॉन्ड छोटा, एक बॉन्ड बड़ा, एक बॉन्ड छोटा। अगर ऐसा होता तो सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते बेटा? आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? यस सर। एक और एग्जांपल देखो इसका।
इस कंपाउंड का नाम है 10 एनिलीन। क्या तुमको देखकर नहीं लगता है कि ये एरोमेटिक होना चाहिए? हाँ सर। यस सर। ठीक, बट ये भी अनफॉर्चुनेटली क्या निकला? नॉन नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। सर वो पहला वाला नॉन एरोमेटिक था ना? हाँ, अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें रीजन क्या है इसका? तो ज्यादातर जहां भी तुम्हें सब लगे सही जा रहा है, तो रीजन ज्यादातर तुम सोचना कि वो प्लेनैरिटी लूज करने की वजह से ही है। इसमें भी ये जो दो हाइड्रोजन एटम सेंटर पे लगे हैं ना, दे इंटरफियर विद ईच अदर। इनके झगड़े की वजह से मॉलिक्यूल या रिंग अपनी क्या लूज कर देता है? प्लेनैरिटी। प्लेनारिटी। ठीक है, बस इसको कॉपी कर लो। सर हमें sp2 दिखे तो प्लेनर ही देखना है और बस एक्सेप्शन केसेस याद रखने हैं ना? यस बेटा, नहीं तो आप इतना सारा कर नहीं पाओगे बेटा। अलग अलग सोच, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए एक ही स्टाइल, क्या? sp2 निकालो। नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो समझ लो एक्सेप्शनल वाला एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक्सेप्शनल वाले जो हैं वो पर दो ही है, वो सामने दिख रहे हैं। गॉट इट सर। सर वो दूसरे वाले का शेप क्या है, जैसे इसका टब शेप आया? वो प्लेनैरिटी लूज होता है, शेप ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। ओके। सर फिर इसका भी हम लोग प्लेनैरिटी ऐसा ही कहते हैं। क्या मैडम ने क्या पूछा, किसी को सुनाई दिया क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बड़ा वो अजीब सा आवाज आ रहा है। तो कोई सुन पा रहा है? आप बोल दो, कोई सुन लेगा, वो मुझे बता दे। यस बेटा। सर तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एक्सटेंशन है उसमें भी लूजेस्ट प्लेनैरिटी यही रीजन है। क्या कुछ समझ में आया किसी को? कुछ तो सर वो प्लेनैरिटी। पूछ रही है फर्स्ट आवाज एक्सेप्शन में लूजेस्ट प्लेनैरिटी यही रीजन है ना? हाँ, ये रीजन है। परफेक्ट। Should I change the page बेटा? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सर आपने इसका क्या बताया था कि why does this lose its planarity? because two hydrogen atoms present at the center, they interfere each other. As a result, Okay sir. the ring loses planarity. Should I remove this beta? यस Yes sir. गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग ध्यान से देखो, ये बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, ये सारे एरोमेटिक हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एंड इट विल बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन अगर आपको प्रीवियस जो मैंने लिखा वो एक्सेप्शन समझ में आया होगा। ये सब नॉन एरोमेटिक है ना सर? नहीं, Aromatic मुझे अच्छा। बोलने। These are aromatic compounds. अब तुम ध्यान से सुनो, किसकी वजह से बेटा रिंग ने प्लेनैरिटी लूज की थी? सर द इंटरफेरेंस ऑफ द 2H एटम। तो हमने वो हाइड्रोजन एटम्स तोड़ दिए, हटा दिए, तो इनकी वैलेंसी अनसेटिस्फाई हुई।
हमने 3D स्टाइल में ऊपर जाकर के इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी O से। O इज अ डाइवैलेंट, ठीक है। अब नीचे वाली रिंग में वो स्ट्रेन खत्म हो गया, यानी कि इनकी प्लेनैरिटी रिस्टोर कर गई और बस इनमें लूप क्रिएट हो गया 10 पाई का। कैन यू सी? सेम वे हियर, सेम वे हियर। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा जो मैंने बताया? हाँ सर। तो बस अगर जिनको कम समझ में आया हो वो इन एग्जांपल्स को ध्यान से देख लें, ये सारे एरोमेटिक हैं। सो मतलब यहाँ पे वो लोग प्लेनैरिटी लूज इसलिए कर रहे थे क्योंकि एच बॉन्ड का लाइक एच एटम्स का इंटरफेरेंस हो रहा था, राइट? तो आपने वो बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर कनेक्ट किया, तो उससे प्लेनर बन रहा है वो, राइट? नीचे वाली चीज प्लेनर बन गई। हाँ, तो सर इसलिए उसे एरोमेटिक बोल रहे हैं। इसलिए एरोमेटिक नहीं बोल रहे हैं, प्लेनैरिटी आने से उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स भी मैच कर रहे थे, इसलिए एरोमेटिक हुआ। पर सर लाइक पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट प्लेनर नहीं है। नहीं नहीं, रिंग की प्लेनैरिटी आप शायद कैरेक्टर्स भूल गए। आपने शुरुआत में, आप लेट ज्वाइन किया क्या? मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग हाँ रिंग सर। की प्लेनैरिटी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, कंपाउंड की प्लेनैरिटी नहीं। हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू। Should I remove this beta? यस सर। So please wait. सर ये तीनों का रीजन वापस बोल सकते हो लिखना? नहीं नहीं, अभी बनाकर रख लो बेटा, बस ये दिखेगा तो एरोमेटिक, कोई रीजन नहीं पूछता है। वो तो मैं केवल तुम्हें रिलेट करा रहा हूँ जो पहले पढ़ाया और अभी पढ़ाया। Should I remove this? Yes, sir. Guys, if you recall हम लोगों ने IUPAC में ये भी कैटेगरी लिखी थी, याद है क्या? Benzenoid. बेंजीन। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके पास बेंजीन रिंग होती है, जैसे कि ये, इसका नाम है नैप्थलीन। ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है। इसमें मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो इसके 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा प्लस माइनस वाले भी आप बना सकते हो, बट ऐसे जो न्यूट्रल हैं ऐसे 3 हैं, इनको 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। ठीक, क्या तुम देखकर बता सकते हो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर पाए? बीच वाला, ध्यान से Second वाला. जब कभी भी ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसमें 2 रिंग्स हो और 2 या 3 रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है, फ्यूज्ड है जिसको बोल सकते हो, ऐसे सिचुएशन आए तो आप क्या करना, पाई बॉन्ड को ऑलवेज बॉर्डर पे लेकर आना, शेयर्ड बॉर्डर पे। ठीक, शेयर्ड बॉर्डर पे आने के बाद आप चेक करना कि क्या इंडिविजुअली रिंग में 6 पाई विजिबल है। लाइक इन दिस केस इफ आई ट्राई, तो मैं ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया तो शायद, आपने सात साइड बनाया है। सर वो जो 2 कनेक्टिंग है, मुझे ये बनाना चाहिए था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये अब सही है। तो बॉर्डर पे आप जब लाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा, ऐसा। तो देखो मैं दूसरा वाला बनाकर दिखा रहा हूँ, क्या आप समझ पाए?
अनटच्ड अनटच्ड प्लस बॉर्डर, देन इधर आया इधर आया इधर आया, ऐसे आया, माइनस आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया। क्या तुम देख पा रहे हो अब इंडिविजुअली रिंग के अंदर तुम्हें 6 पाई विजिबल है? हाँ यस यानी कंपाउंड एरोमेटिक तो है, इसका नाम एजुलिन है, ये एरोमेटिक तो है, बट इसका कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब Yes, इसके sir. अंदर देखो पोलैरिटी भी आ गई, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, जिसके अंदर प्लस माइनस होगा वो कलर्ड भी होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8 है, काउंट करके देख लो। तुम इसको देखोगे ना, तो इसका भी फॉर्मूला C10H8 है। इसका मतलब ये कंपाउंड और एजुलिन आपस में आइसोमर्स हो गए, लेकिन इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा तो जीरो, ये कलरलेस। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं है, बट यू कैन फ्रेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव वो नहीं था, ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि जब कभी भी 2 या 3 रिंग्स इस तरह से फ्यूज्ड हो, तो हमेशा बॉर्डर पे डबल बॉन्ड लाकर चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई मेरी? ठीक है। अब एक और बात सुन लो, अगर बाई चांस एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक निकल जाए, होल कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। दूसरा क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक भी अगर रिंग क्या निकल जाए बेटा, एंटी एरोमेटिक, होल कंपाउंड विल बिकम एंटी एरोमेटिक। सबके पास बुकलेट है क्या बेटा? हाँ सर है। बुकलेट का एक एक्सरसाइज 4 ओपन करिए बेटा। 4 नहीं, सॉरी 3 ओपन करिए। 3 में क्वेश्चन नंबर 26 जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 गए। Which of the following is not anti-aromatic? वो तुम बीच वाले को देखो बेटा, बीच वाले को देखो। हाँ, उसके क्या बॉर्डर पे डबल बॉन्ड है। दोनों में, तो यानी कि इसको चेक करना आसान है। तो बताओ बेटा, क्या बीच वाली रिंग तुमको 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक दिख रही कि नहीं? याद रखना, वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल सिचुएशन है, फ्री है, ये कहीं से किसी से कनेक्टेड नहीं है। बाकी सब जगह 8 पाई को एंटी एरोमेटिक माना जाता है। क्या बात समझ में आई? सर आपने कौन सा देखने बोला था एग्जांपल? पेज क्वेश्चन नंबर 2186। 26 का बी ऑप्शन चेक करो। बी, मैं केवल ये बताना चाहता हूं, एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक मींस होल कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, उसका एग्जांपल वहां दिया है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 3 का बी ऑप्शन देखो। बी, क्या कोई बच्चा है जो देख पा रहा हो कि सर लेफ्ट हैंड साइड की रिंग 6 पाई की है, राइट हैंड साइड की 6 पाई की है, बीच की रिंग 8 पाई की है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक, होल कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. या डाउट हो तो डाउट बोलो, सो आई विल काउंटर, नहीं तो यस बोलो। ठीक है। सर आपने इसका एजुलिन कंपाउंड में ये बॉन्ड ट्रांसफर करके माइनस चार्ज कैसे एजुलिन छोड़ो, एजुलिन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 3 बी ऑप्शन। क्या सब बच्चे उसको देख पा रहे हैं? यस सर। क्लियर है बेटा कि वो कंपाउंड क्यों एंटी एरोमेटिक है? यस सर। क्या सी ऑप्शन देख पा रहे हो? वो एक पॉपुलर कंपाउंड नैप्थलीन है विच इज एरोमेटिक। यस सर। क्या डी ऑप्शन देख पा रहे हो कि वो जो 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 कंपाउंड है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, 4 पाई Yes, मतलब sir. एंटी एरोमेटिक। क्या देख पा रहे हो? देख पाए? इसके ए ऑप्शन में भी बॉर्डर पे डबल बॉन्ड लेकर आना, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। जब भी 2 रिंग्स इस तरह से फ्यूज्ड हो या 2 या 3, तो ब्रिंग दैट पाई बॉन्ड वेयर एट द शेयर्ड Border. वॉल। ठीक है, हाँ, ये कॉपी कर लो बेटा। और भी सर इसके पहले वाला दिखाओ ना स्लाइड। इसके पहले वाला, ये नहीं सर नहीं, वही था। गाइस, इसका रेजोनेंस एनर्जी बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, 61 किलो कैलोरी होता है।
बेंजीन से ये खराब एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन की अकेले की 36 होती है, इसमें बर्निंग जाओगे तो 30 आएगा। इसी तरह का ये एक कंपाउंड है, इसको एंथ्रासीन बुलाते हैं। ये भी बेंजीनोइड है, इसका रेजोनेंस एनर्जी करीब करीब 84 होता है, 84 किलो कैलोरी। फिर एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग फिनेंथ्रीन बुलाते हैं। तीनों बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, देखो ये इधर से फ्यूज्ड है और ये इधर से फ्यूज्ड है बस। इसका रेजोनेंस एनर्जी करीब करीब 92 किलो कैलोरी। ठीक सर है, इसमें है ना डिवाइड करने का होता है क्या दोनों 3 मतलब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 ऐसे? नहीं वो अगर तुमको ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा अच्छा एरोमेटिक है, तो पर रिंग जिसमें अच्छे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी अगर तुमको कभी लिखने को आ जाए और दो सेपरेट बेंजीन रिंग्स हो और दो फ्यूज्ड हो, तो फ्यूज्ड का मतलब होता है शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। सेपरेटेड इनके पास अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो बेटर होगा। कॉपी कर लो बड़ा। सर आप उसका रीजन रिपीट कर सकते हो कि ऐसे क्यों होता है? किस चीज का रीजन बेटा? कि जब उनके पास एक शेयर्ड वॉल होगा तब इतना अच्छा नहीं होगा रेजोनेंस एनर्जी। हाँ भाई, मेरे पास अगर मेरे बंगलो हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, और मान लीजिए फ्लैट है तो शेयर्ड वॉल्स वगैरह उनमें होंगे, तो इट्स लाइक कि 6 पाई के सेपरेटेड लूप्स हैं और एक शेयरिंग की वजह से 6 पाई आ रहा है, तो बेकार है ना। ओके हाँ। भाई मेरे पास अपनी खुद की कार होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं शेयर्ड वाले ऑटो रिक्शा में जाऊंगा तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। बड़ा सिंपल है। सर इसमें तीनों तो नैप्थलीन हो सकते हैं ना, तो फिर आपने बीच का ही क्यों दिखाया उसको? नैप्थलीन कौन सा? सर आपने 3 दिखाया ना हाँ, रेजोनेंस ये का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। हाँ तो तीनों होंगे ना सर? तीनों नैप्थलीन के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बीच वाले से एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन हो पाती है। अच्छा ओके सर। एरोमेटिक तीनों ही है, सब एरोमेटिक ही है, लेकिन एरोमेटिक तो कंपाउंड होता है ना, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर उसकी एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करते हैं ये मैंने दिखाया। So can you put significant further in this anti-aromatic compound? आप कुछ नहीं बता सकते बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में जाना बेटा, एक्सरसाइज 4 में। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 4 में कोशिश करिए एक बार में सुन के चीजों को समझें। रिपीट करवाना है तो रिकॉर्डिंग चेक कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 4 पे जाइए बेटा। क्या सब लोग जा पाए बेटा? हाँ सर। सबको दिख रहा है? हाँ। अब आप ध्यान से सुनो, मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको इसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तुम ये देख कर बताओ बेटा, मैं अगर C1 C2 बॉन्ड बोलूं और एक बॉन्ड लिख दूं C2 C3, या दूसरे भी बॉन्ड ले सकते हैं, क्या तुम देख पा रहे हो इन तीन प्रिंसिपल, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको देख के बताओ C1 C2 ज्यादा डबल बॉन्ड है या ज्यादा सिंगल है? C1 C2 को ध्यान से देखो, डबल। ज्यादा डबल। और C2 C3 को ध्यान से देखो, सिंगल। सिंगल। तो इसका मतलब C1 C2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब लेंथ कम या लेंथ ज्यादा? यस सर कम। कम। बस, क्या तुम 18 का आंसर टिक नहीं कर सकते? हाँ सर कह सकते। क्लियर है बेटा? इस टाइप के भी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में रेगुलरली मिलेंगे। इसका 14th भी देखोगे तो यही स्टाइल है, बॉन्ड चेंज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो सब एक जैसे ही टाइप के क्वेश्चंस तुमको इसमें मिलेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया ये पेज जो सामने है? सर कर लिया? सर वो नीचे 2 स्ट्रक्चर है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कौन से नीचे दो? एक एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन, उसमें दोनों सेम ही है ना? नहीं, ये सीधे सीधे रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है, ये सीधे जाके ऊपर की तरफ गया। बॉन्ड देखो, ये है और इधर ये वाला है, ये वाला बॉन्ड नहीं लिया ना हमने उसमें।
हाँ सर समझ। Should I Next read slide. all this? आपने वो एजोलिन का एग्जाम्पल दिखाया था ना? इसका एग्जाम्पल दिखाया था बोला? एजोलिन। सो उसमें मुझे वो समझ में नहीं आया कि आपने वो कैसे लाइक लिया, लाइक हाउ डिड यू गेट दैट पाई बॉन्ड टू द शेयर्ड वॉल? वो 3 प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। मैं इस समय ये नहीं सिखा सकता कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, वो आप सोचना बेटा, ठीक है? ओके। सर तो फिर I am सब concerned here in today's lecture. I am more concerned with the application part. Questions कैसे आते हैं, solve कैसे करें, इसको हटा दें। सर फिर सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एरोमेटिक होगा तो सब एरोमेटिक ही काउंट करेंगे ना? नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड होता है अच्छा ओके सर। है ना? तुम्हारी 10 फोटो होंगी, तुम सबको अपने नाम से ही बुलाओगे ना। यानी घर वाले बोलेंगे ये फोटो किसकी है, बोले ध्रुव की फोटो, ध्रुव की फोटो, ध्रुव की, कोई भी फोटो तुम्हारी हो, ध्रुव की फोटो है तो नाम ध्रुव ही लिखा जाएगा। आप ये बोलें, ये बोलें, ये बोलें, समझ में आया? ऐसा है। तो एरोमेटिक है, सब एरोमेटिक ही है वो। गाइस इसको भी कॉपी कर लो। सर मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रही थी, मतलब यहाँ पे आपने वो डबल बॉन्ड को रेजोनेंस में लिया है क्या, जिसकी वजह से वहाँ पे लोन पे नेगेटिव आया है? हाँ, तो रेजोनेंस ही करा के तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। हाँ सर ओके। इसको भी हटा दें बेटा। सर एक मिनट। ओके, वो आपने क्या लिखा है, u इज नॉट इक्वल टू 0? म्यू है बेटा, म्यू सिंबॉलिकली लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट के लिए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। हाँ सर याद है। गाइस ये एरोमेटिक हमने लगभग पूरा खत्म कर दिया। देयर आर सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड जो शायद आपके लिए ऐसे अचानक से एग्जाम में निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लिख देना अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे एक कंपाउंड है, ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। बीच में Fe2+ है और ऊपर नीचे वाली रिंग्स एरोमेटिक है, इसको फेरोसीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो ये नहीं बोलेगा ना कि आपको एरोमेटिक में पढ़ाया गया है, सॉरी ये आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है, इनऑर्गेनिक, इससे मतलब नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिएगा। एक ये एग्जांपल है, एक याद है मैंने स्क्वायरिक एसिड करके एक बताया होगा, हाँ सर। है ना? उसी का डाई एनायन, ये स्क्वायरिक एसिड है, इसका H हटा के यहाँ माइनस लिख दो, इसका H हटा के यहाँ माइनस लिख दो, इसको कहते हैं डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर एक साइडोन करके आता है, इसको पता कर सकते हैं, लेकिन अजीब अजीब से स्ट्रक्चर होंगे ना, तो तुमको अचानक से एग्जाम में अगर मिल गया तो तुम घबरा जाओगे। मैं चाहता हूँ आप पहले से ही देख कर एक बार जाओ, वरना निकालना भी आसान है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। लेकिन क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा? तो आप बोलोगे जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? 2+2+2 6 पाई का लूप आ गया। सो सिंपल। क्लियर है बेटा? इसमें 2 पाई का लूप खाली डबल बॉन्ड अंदर ट्रेवल करता है, इसमें ऊपर भी 6 पाई का इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी 6 पाई का इलेक्ट्रॉन है। बेटा कॉपी कर लो, या अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स करके लिख लेना, क्योंकि ये निकालना अचानक से जब आता है तो आप नहीं कर पाते। So the first compound, is it F or T? Fe. फेरोसीन, F।
सर वो सेकंड वाला कंपाउंड क्या था? सेकंड वाला डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। डन बेटा? यस सर। गाइस अब इनके एप्लीकेशंस तुम्हें अलग अलग जगह पे मिलेंगे, है ना? एप्लीकेशंस The last slide. लास्ट स्लाइड। Done, sir. Thank you. गाइस इनके एप्लीकेशंस तुम्हें मिलेंगे, जैसे एक कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। इट्स लाइक कि अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखना बेटा, तो क्या तुम देख सकते हो ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है? यस और नो फटाफट बोलो ना Yes, बेटा, sir. तभी तो ज्यादा चीजें करा पाऊंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो कि ये प्लस जब रेजोनेंस में गया तो ये एरोमेटिक बना। क्या इस प्लस के रेजोनेंस में जाने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक है दूसरा वाला, या पहले से ही एरोमेटिक है? वो पहले से ही है। पहले से ही है। तो किसमें प्लस ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? तुमको दूसरे स्टाइल से बताओ। तुम लोग जवाब ठीक से दे नहीं रहे हो, मेरा मन नहीं कर रहा बेटा, मैं फिर उसके हिसाब से फिनिश कर दूंगा चीजें। आप जितना मेरे साथ कोऑपरेट करोगे उतना मैं अच्छी चीजें कराऊंगा, ज्यादा कराऊंगा। और मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और जिनको लगता है कि उनको सिलेक्शन करवाना है अपना। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस खत्म ही हो गया है। मतलब मुझे जब भी मैं ओके बोल दूंगा डन है, ये सब एप्लीकेशन पार्ट कहीं किसी जगह नहीं दिए होते हैं। क्या मैं बताऊं, कंटिन्यू करूं, या फिर बुकलेट का डिस्कशन कर लूं? अब बताओ, बताओ। अब बताइए। चलो कोई नहीं, लिख लो बेटा, इसको एरोमेटिक है ना, इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है। सर कार्बोकैटायन आपने क्या रीजन लिखा? क्या बोला? पहला वाला प्लस रेजोनेंस में जाता है, इसकी वजह से एरोमेटिक है। सर दूसरा वाला इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो कार्बन से कनेक्टेड है और वो उस रिंग में नहीं है। उसमें प्लस की वजह से वो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन प्लस की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं है। सर पर क्यों नहीं जाएगा वो रेजोनेंस में, क्योंकि लाइक वो भी अरे मैं बोल रहा हूँ प्लस रेजोनेंस में जाएगा, प्लस की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं है। ओके। जब मैं पूछता हूँ तो हाँ ना रिप्लाई नहीं देते हैं, और फिर जो है जब रिदम ब्रेक हो जाता है तो फिर पूछना शुरू कर देते हैं। गाइस लिसन, रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। रिएक्शंस पर बेस्ड कैसे? जैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस बहुत दी हो सकती तुम्हें। एल्काइल हैलाइड विद AgNO3 सॉल्यूशन, एल्काइल हैलाइड्स विद AgNO3 सॉल्यूशन। तो RCl जब AgNO3 के साथ कांटेक्ट में आएगा तो AgNO3 क्या देता है? Ag प्लस NO3 माइनस। Ag प्लस अगर Cl माइनस के साथ कांटेक्ट में आ गया तो AgCl करके एक व्हाइट PPT बनता है।
अगर कभी Br के कांटेक्ट में आएगा Br माइनस, तो AgBr करके येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgI के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। अब Ag प्लस तो आपको मिल रहा है AgNO3 से, क्योंकि सॉल्ट है, लेकिन क्या RCl सॉल्ट है? नो, लेकिन RCl भी आपको R प्लस Cl माइनस दे सकता है, प्रोवाइडेड R प्लस स्टेबल हो। एक घरेलू एग्जाम्पल, इट्स लाइक कि मैं अपने नेल्स कट करूं और नेल्स कट करने के बाद मैं खुश हो गया, इसका ये मतलब होता है कि मेरे और नेल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खराब था, कम था। अगर फिंगर कट जाती है और उसके बाद मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब मेरे और मेरे फिंगर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रांग है। ये घरेलू एग्जाम्पल है इसका, कि आप RCl को तोड़ दो और अगर R प्लस जो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट इंटरमीडिएट स्टेबल, इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ RCl वाज इजी, और ब्रेकिंग अगर RCl की इजी है तभी Cl माइनस मिलेगा, और जब Cl माइनस मिलेगा तभी प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया है दो एल्काइल हैलाइड और बोला कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपको दोनों का कार्बोकेटायन बनाना है। द कार्बोकेटायन व्हिच इज मोर स्टेबल, वो उसका RCl ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस। जिनको भी समझ में आया वो खुश रहे, बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये स्टोरी की तरह, इसको भूल जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक ये एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ये पूछा गया कि इनमें से विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। तो आपको केवल क्या बनाना है बेटा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। पहले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक खास रीजन की वजह वो से, तो कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर लेफ्ट वाला ना। तो लेफ्ट वाला स्टेबल है। कॉपी कर लो बेटा। सर वो नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं? पहले वाला, पहले तो स्लाइड ये थी। नहीं, इसके बाद आपने जो वो भी किया ना, एग्जांपल जो दिया। हाँ उस पे जाएंगे, लेकिन पहली वाली स्लाइड पहले कॉपी की जाएगी ना, या इससे पहले कुछ तो बताया Cl था? माइनस के आगे क्या लिखना है? क्या बेटा? Cl माइनस के आगे क्या लिखा आपने? Ag प्लस, AgNO3 से Ag प्लस आता है। अच्छा, ये रिएक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस पूछा हो, दोनों का स्टाइल ऑफ वर्किंग सेम है, दोनों में कार्बोकेटायन से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केवल क्या चेक करना होता है बेटा? किसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं? कार्बोकेटायन। जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। यस। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लो, हो गया तुम्हारे पास। सर एक सेकंड पीछे वाला स्लाइड दिखाओ ना। डन सर। सर वेट, तो साढ़े इसको भी हटा दे बेटा। वेट सर। 1 मिनट। Should I remove this? सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। स्क्रीनशॉट ले लो ना अगर टाइम लग रहा है तो। यस तेरे सर। पास है? इसको हटा दें बेटा।
Yes, sir. गाइस, एक मैं आपको बड़ा सा ऑर्डर दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी अपने को समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे क्या अप्लाई करें। जैसे कैटेगरी वाला एक ऑर्डर याद है, आज से स्टूडेंट का मैंने दिया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से ये एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसको लिख लो। ये बहुत काम का है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक होता है 6th केस ऑफ रेजोनेंस, अगर आप रिकॉल करें, वो रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन। अच्छा, ऑक्सीजन भी 6 केस दे सकता है, लेकिन नाइट्रोजन बेटर देता है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। फिर याद है आपको मैंने टर्शरी और बेंजाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक बिहेवियर समझाया था, यही से हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू हुआ था। कैन यू रिकॉल? Yes. तो ये हल्का सा चेंज तुम्हें नजर आएगा। फिर ये इसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन और बेंजाइल ऑलमोस्ट वो सेम लेवल पे होते हैं, और ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ज्यादा इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटायन, फिर इसके बाद नॉर्मल मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कभी प्लस आ जाए तो वो और अनस्टेबल हो जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पे अगर तुमको कभी भी प्लस आ जाए तो हाईली अनस्टेबल। ये एक ऑर्डर है। और एक और बात, कभी भी ब्रिजेड कार्बन पे प्लस नजर आए तो समझ लेना वो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। इसको ब्रेड्स रूल आगे चल के हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे इसको, हाँ, और अच्छे से। ब्रेड्स रूल, कभी भी ब्रिजेड कार्बन पे ना तो प्लस स्टेबल होता है ना डबल बॉन्ड। ये तो ये बड़े काम का है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको डायरेक्टली इसमें से देख के कि टर्शरी सेकेंडरी, टर्शरी ज्यादा स्टेबल, 6th केस ऑफ रेजोनेंस टर्शरी, 6th केस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। तो ये तुम्हें अपने आप एक सेंस देगा क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। डन? Yes, sir. गाइस, एक एक्सेप्शनल केस है, उसको लिखेंगे। फिर हम लोग कार्बीन नाइट्रीन एक 10-15 मिनट्स का और काम है। फिर अगर बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर होगा सर उसके लिखिएगा। बाद? हाँ, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कोचिंग क्लासेस वाले टेस्ट पेपर्स वो तुम देखोगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन जानबूझ के डालते हैं। इवन हम लोग बनाएंगे तो हम भी डालते हैं। तो ये सब मार्केटिंग स्टाइल होती है बेटा, लेकिन ये एक्चुअल जेई में उतनी बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछे नहीं है। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का। इसकी स्टेबिलिटी जिस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन होती है उसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, प्लीज लिसन केयरफुली। इसमें कहीं तुम्हें कोई रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा है, प्लस सिंगल डबल कहीं नहीं दिख रहा है, प्लस सिंगल लोन पेयर कहीं नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा है, ना इंडक्टिव बहुत अच्छा है। देन व्हाई डू वी से हाईली स्टेबल? तो उसका रीजन है स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। 60 डिग्री एंगल दिख रहा है बेटा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो बताइए एक्सपेक्टेड एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट।
ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं ह्यूज एंगल स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेन का रिजल्ट स्टेबिलिटी से क्या लेने देना, स्टेबल किसको होना है, इसको। इसकी तकलीफ का फायदा CH2+ उठाएगा, आप ऐसा समझ लो, ठीक। नॉर्मल सिनेरियो में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, सबको मालूम है बेटा, राइट। एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ सर। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, पाई पाई। साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना। हाँ अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, आइडियली यहाँ पर होना क्या चाहिए था, एक्सियल ओवरलैपिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन ऑर्बिटल्स बेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, बेंड हो जाते हैं। अब तुम बेंड ऑर्बिटल्स का चेहरा देखो, इससे क्या तुम्हें लगेगा, ना तो ये एक्सियल है ना साइडवेज है, तुम्हें नहीं लगता इन बिटवीन हो गया। यानी कि सिग्मा बॉन्ड गेट्स व्हाट, पाई कैरेक्टर। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या आ गया, पाई कैरेक्टर आ गया, और इसका फायदा कौन उठाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। इस रेजोनेंस को क्या कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। यस। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई खास उस पर कुछ आता नहीं है। जैसे इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेंस में जैसे गया, तो इसका इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिफोर यू कॉपी दिस, एक छोटा सा नोट लिख लो, फिर कॉपी करना, ठीक है। हेडिंग केवल डालकर रखिए, उसके बाद नोट लिखिए, लिखिएगा। The concept by which we explain exceptional stability of cyclopropyl methyl carbocation is dancing resonance. ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस, इसमें लिखिएगा। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ यही कंपाउंड में एप्लीकेबल है। हाँ, सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, या इसके जैसे और 2-3 जुड़ जाएं, मतलब ऐसा वाला भी होल थ्राइस C+ कर लो तो और ज्यादा स्टेबल कर देगा वो, होल ट्वाइस CH+ करो, और एक ही वाला है, तो इनका रिलेटिवली आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। इन तीनों में डांसिंग रेजोनेंस है। हाँ, कंटिन्यू करो, लिखो ऑर्बिटल्स बेंड because of high angle strain या huge angle strain. Orbitals bend because of huge angle strain. This way, sigma bond develops pi character. And resonance occurs. कॉपी कर लो बेटा। गाइस, सबके पास बुकलेट है क्या? क्वेश्चन नंबर, साथ में कॉपी करते करते ओपन करिएगा और देख भी सकते हो। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 19, क्या कोई भी बच्चा ओपन कर पाया? यस सर। उसको ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, उसको ध्यान से देखो। उन सब में मैंने बोला ना, रिएक्शंस के क्वेश्चंस कार्बोकेटायन वाली स्टाइल से करने, सबका OH हटा दो,
क्या तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम्पल नजर आ रहा है जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन वाला हो? हाँ सर, ए ऑप्शन। नहीं, ए वाला तो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन कौन देगा? सर बी। इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सर बी ऑप्शन ना? हाँ, बी फॉर बैंड्रा। ठीक है, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटायन आपको मिला उसमें, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, सर उसका मतलब क्या, फास्टेस्ट रिएक्शन विद एचआर? हाँ मतलब देखो अभी हम लोग को रिएक्शन तो पढ़ना नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी स्टाइल आपको बता दी है कि हर केस में हम लोग क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट इसमें जब बनाएंगे तो कार्बोकेटायन इसमें भी बनेगा। कार्बोकेटायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना वो आसानी से OH रिलीज करा देगा। OH रिलीज हो जाएगा जल्दी आसानी से, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, ओके सर। आप अभी के लिए रिएक्शन मतलब जो ग्रुप जुड़ा उसको हटा दो वहां से, इंटरमीडिएट बना लो बस। और इंटरमीडिएट का क्या चेक कर लो, स्टेबिलिटी। Should I remove this beta? सर वेट। अच्छा Okay. सर पर ये क्वेश्चंस, ये रिएक्शंस वाले कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि लाइक इसके बाद वाला क्वेश्चन भी है वो पोलर सॉल्वेंट वाला, मतलब कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। इसमें लिखा है कि CBr बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर, इससे कोई मतलब नहीं बेटा पोलर वोलर। वो कह रहा CBr स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें है, ये तो तुमको केवल बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी तो बताया, अपनी फिंगर कट करने के बाद अगर मेरा मेरा मैं खुश हो जाता हूँ, इसका मतलब मेरे और मेरे फिंगर के बीच में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। आप बॉन्ड तोड़ो, कार्बोकेटायन बनाओ। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, बॉन्ड वीक था, सिंपल, स्ट्रेंथ कम थी। ओके सर। आप रिलेट करिए क्वेश्चंस को। प्लीज नोट, कोई भी बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर ये माइंड मन में ले आएगा कि वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको पढ़ाया नहीं गया है, वो पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकता एग्जाम में। अभी आपने क्वेश्चन मेरे को बोला, मैंने हिंट दिया, आपको क्लियर उसमें सब दिखने लगा। जब आपके माइंड में ये आ जाएगा ये पढ़ाया नहीं गया, इमीडिएट आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोच लो, आप पेपर आप सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर मन में ये आ गया कि ये चीज पढ़ाई नहीं। जेईई एडवांस मतलब नया क्वेश्चन, वो थोड़ी ना आएगा कि मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर्स बना कर दिए वही स्ट्रक्चर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम है वो। तो आपको जेईई एडवांस पहचानना होगा क्या होता है, उसका मतलब है नया। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो जेईई एडवांस में कभी रैंक नहीं आएगी। हटा दें गाइस। 3 चीजें इसमें एक और लिख लो बेटा। एक कार्बीन आपको बताऊंगा, एक नाइट्रीन। ये अभी जीओसी से उतना ही रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस मिल जाएगा तो आप परेशान होने लगोगे। इन सब का रिएक्शंस में यूज होता है। और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, 3 चीजें मुझे ये और बतानी थी। कार्बीन क्या होता है बेटा, जैसे एल्कीन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n, तो आज तक तुमने उसमें n की वैल्यू 1 नहीं रखी होगी, आज रखकर देख लो तो ऐसा मिलेगा। इसको कार्बीन कहते हैं। ठीक, 2 टाइप के कार्बीन्स होते हैं। एक लिखा जाता है सिंगलेट कार्बीन और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, अगर ये एक ही ऑर्बिटल में चले जाएं तो उसको सिंगलेट बुलाया जाता है, और अगर अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो उसको ट्रिपलेट बुलाया जाता है। बताइए हंट्स रूल के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सर थर्ड, ट्रिपलेट वाला। ट्रिपलेट वाला, यस। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp का मतलब क्या होगा बेटा, लीनियर।
sp2 का मतलब क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन शेप बेंट निकलेगा, बिकॉज एक में क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरह, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर की तरह उसको काउंट करोगे तो स्टेरिक नंबर कितना निकलेगा, 3। क्या यहाँ लोन पेयर की तरह काउंट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं? नो। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा बेटा, ओनली 2, बिकॉज ऑफ 2 H एटम्स। कॉपी कर लो बेटा इसको। इसके बारे में ज्यादा परेशान मत होना बेटा, जीओसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं पर कार्बाइन लिखा होगा तो आप अटक जाओगे, बोले ये क्या होता है, ये तो कभी नहीं बताया गया हमें, इमोशनल हो जाओगे। तो उससे बचाने के लिए मैंने ये अभी बता दिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीओसी में। नाइट्रीन इसी तरह का होता है, जैसे न्यूट्रल कार्बन यहाँ है वैसे यहाँ न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है, ये सब इंटरमीडिएट्स है बेटा, और ये तभी आएंगे जब रिएक्शंस आएंगी पिक्चर में, इसको एल्काइल नाइट्रीन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो एल्काइल नाइट्रीन, इसका नोट भी मैं लिख देता हूँ, अ न्यूट्रल मोनोवैलेंट molecule of nitrogen with 2 pairs of lone, या 2 pairs of बोलेंगे लोन पेयर के बदले 2 pairs of non-bonding, that will be a better word, non-bonding electrons on nitrogen। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, कि वो लिख कर रख दो, दैट इज इनफ फॉर जीओसी। सर लास्ट में इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन है। यस बेटा। देन बेटा, यस सर। सर 1 minute। सब लोग अपनी बुकलेट निकाल कर रखें बेटा, उसका डिस्कशन करते हैं। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए हो आप बताओ, सो आई विल डिस्कस। ठीक है, जीओसी ओवर हो गया मतलब? हाँ। सर अभी वो और एक है ना, ट्रिपलेट कार्बाइन के राइट में क्या लिखा है? कौन सा क्या क्या कोई कुछ बोला, और एक क्या? सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अभी आपने लिखा है ना? हाँ हाँ, वो अभी 1 सेकंड में बता दूंगा, उसको टेंशन मत लो। सब लोग एक नोट लिखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के नीचे, इन अ कंपाउंड विद multiple bonds, in a compound with multiple bonds, ब्रैकेट में लिखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, in a compound with multiple bonds, in the bracket you write double or triple bonds, when a reagent approaches organic compound, when a reagent approaches organic compound, when a reagent approaches organic compound, pi electrons shift towards one of the constituent atoms. Towards one of the constituent atoms. This is electromagnetic effect and this is temporary effect. Temporary जरूर लिखना बेटा, इंडक्टिव परमानेंट होता है, रेजोनेंस परमानेंट होता है, हाइपरकन्जुगेशन परमानेंट होता है, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। लिख लिया बेटा? सर फिर से रिपीट करिए ना, इन अ कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स,
व्हेन अ रिएक्टेंट अप्रोचेस उसके बाद ना ना ना, व्हेन अ रिएजेंट, सामने भी लिखा हो, हाँ सर सॉरी, रिएजेंट अप्रोचेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स। तो टेम्पररी इफेक्ट का कोई रहता है क्या काम? सब बताऊं। अब केवल आप स्क्रीन की तरफ देखें। ये कीटोन को जनरल मैनर में मैंने लिखा है, 2 बॉन्ड्स और इधर डबल बॉन्ड हो। कीटोन तो स्टेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या तुम देख के बता सकते हो सी और ओ कौन सा पॉजिटिव पोल होगा बेटा? सी। सी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो इस कार्बन पे आएगी। जैसे ही कोई रिएजेंट रिएक्शन करने के लिए आएगा तो वो अटैक कार्बन पे करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन से वो कार्बन को देना चाहता है, अटैचमेंट कराना चाहता है कार्बन के साथ। तो जैसे ही इसका इन्फ्लुएंस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. हाँ सर। यानी ये इफेक्ट खाली रिएक्शंस के टाइम पे ही ऑब्जर्व कर पाओगे आप, इसीलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। यानी अगर ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने नहीं आता तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते? नहीं। तो ये जो शिफ्टिंग है इसी का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? हाँ सर। ये एल्कीन चैप्टर में आएगा, ये एल्डिहाइड चैप्टर में आएगा, कीटोन में आएगा, बहुत चैप्टर्स में आएगा। तो ये अभी इतना नहीं पढ़ना है जितना बाद में इसको पढ़ना है। इसको भी लिख लो बेटा। सर एक बार पीछे का स्लाइड लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका? हाँ सर होगा। तो इसमें कार्बिन के राइट में क्या लिखा है आपने? ये मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल इतना बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है। नहीं सर, ट्रिपलेट कार्बिन के राइट में। ट्रिपलेट कार्बन के नीचे मैंने लिखा है बेटा CH2 और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ऐसे दिखा दिए जैसे यहाँ है। गाइस ये लिख लो। और मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्चुअली हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन सर बताया था न्यूक्लियोफाइल बताया था ना? हाँ सर। Yes, sir. तो इसके 1-2 क्वेश्चन कहीं कहीं डाल देते हैं लोग, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि वो रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर ही नहीं पढ़ाते, तो वो सब कुछ GOC में डाल देते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं का कोई क्वेश्चन या पेपर आपको दिख जाए, उसमें आप परेशान हो जाए। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मस्ट हैव व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसके पास क्या होना चाहिए? मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, तब उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे Cl+, Br+, I+, H+, BF3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में जैसे H2O, जैसे कि NH3, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे टर्म्स भी कहीं मिलेंगे तो आप कर लेना। वैसे ये सब हम 2 से 2.5 लेक्चर पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ ओपन योर बुकलेट एंड जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया हो, यू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है सर? डन सर। हाँ, now we will utilize the remaining time in booklet solving. Please ask. लास्ट वाला क्या है? वो BI3 है ना? कुछ भी लिख दो, BF3, BH3, BI3, BBr3, सब इलेक्ट्रोफाइल। सब में बोरॉन इज हैविंग एम्प्टी ऑर्बिट। सर 6 का 20। 6 का 20 सर उसमें मुझे है ना। एक्सरसाइज 6 का। यस सर। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 20 एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना। वो CF3 बेटा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। हाँ सर, मुझे ये डाउट। हाँ और बोलो। और एक चीज तुमको बता दूं, बड़ी काम की चीज है बेटा, Cl का विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा होता है बाकी हैलोजेंस के कंपैरिजन में। ठीक उसी तरह से एक चीज याद रखना, जब कभी भी माइनस का रेजोनेंस CO के साथ होता है तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप दिमाग में रखना, ठीक है? ये सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा। चलो और बोलो। इंडक्टिंग इफेक्ट में तो F था ना पहले? मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोला तुमने? नेगेटिव इंडक्टिंग इफेक्ट में F पहले आते हैं ना Cl के। तुम नहीं समझे बेटा, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। इंडक्टिव, रेजोनेंस, Cl बहुत सारा दिखाता है, F भी बहुत दिखाता है। मैं तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रिक बता रहा हूँ।
नहीं समझे, तुम फंस जाओगे। तुम इंडक्टिव से सोच रहे हो, हम भाई तुमको किसी ने 100 रुपए दिए और 50 ले लिए, तो तुम्हारे पास क्या 100 रुपए हैं? नहीं, तुम्हारे पास तो 50 बचे ना। तो ये नेट इफेक्ट होता है। CLF, BR, ये सब नेट इफेक्ट पे विड्रॉ करते हैं। वो नेट इफेक्ट इंडक्टिव डिसाइड नहीं करता, ना ही हम कर पाएंगे। और मेरे से आर्गुमेंट कम करो। अब मैं जितना तुम्हें बताऊं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तो जो बोलूं उसको कहीं ना कहीं लिख लो, जस्ट एन एक्सपीरियंस। ठीक है? यस सर। और बोलो बेटा। एक्सरसाइज 4 का 1 का 11 एक्सरसाइज 4 का रिपीटिशन कुछ नहीं बेटा, एक बार में बस सुनना है सबको। एक्सरसाइज 4 में कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। ये सब रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन है। इसमें कौन सा बताऊं बेटा, आप बता दो मुझे। बी वाला और डी वाला बता। बी वाले में जो पहला कंपाउंड है उसको ध्यान से देखोगे तो एरोमेटिक है बेटा, वो अभी किया हमने एरोमेटिक। और एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी किसी नॉन एरोमेटिक वाले से बेटर होगा। उसमें पूछा है लेस, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। और कौन सा बोला तुमने बेटा? डी वाले में देखोगे ना, एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन नंबर 4 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, इन सब के कॉन्सेप्ट सेम ही है। इनमें क्या होता है कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो, क्रॉस रेजोनेंस हो, तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो, क्या हो? एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो फिर वहां रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है डबल ऊपर जा सकता है रेजोनेंस में, डबल नीचे आ सकता है। ये क्रॉस रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा? और बोलो। सर एक्सरसाइज 1 का 11। एक्सरसाइज 1 का 11। अभी तक आप 1 में फंसे हुए हो यार। मैं इस ऑर्डर में पूछ रहा हूँ। 1 में क्या है? ये तो बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले कैटेगरी देखो, कैटेगरी सब COH है। अब तो ये आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। कैटेगरी सब में सेम है, तो बस विड्रॉइंग पावर देख लो। तो मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्डेड का ग्रुप है, एक डबल बॉन्डेड का ग्रुप है, और एक CH3 CH2 समथिंग लिखा हुआ। तो ये रिलीजिंग हो गया। रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे साइड की डिक्रीज करा देगा, और विड्रॉइंग में ये बेटर विड्रॉइंग है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। ओके सर। सर एक्सरसाइज 2 का 21 वाला सेकंड का बी। एक्सरसाइज 1 का 21 नहीं सर, एक्सरसाइज 2 का 21 का सेकंड का बी। एक्सरसाइज 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी, राइट? सर उसका बी वाला सेकंड का बी। सेकंड का बी, उसमें क्या बताएं? ये तो मैंने क्लास में लिखाया है तुमको। इस तरह का एक रेजोनेंस का ऑर्डर दिया था इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाली टेंडेंसी का। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, तो यानी ये जो है बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा सबसे ज्यादा। क्या प्रॉब्लम है? उसमें जो O के ऊपर जो साइन है वो कंफ्यूज कर दिया था मुझे। O माइनस है वो। चलो और बोलो बेटा। Sir, yesterday Exercise in the 3 doubt question. discussion, you said that exercise 5-9, some like you had discussed with the other batch. Can you discuss with our batch too? जो पूछना पूछो ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप ये नहीं वो करो। Exercise Whatever 5-9. question you want, you ask. Exercise 5, part B 9. Exercise 5 part B का 9th क्वेश्चन। Yes. ये तो तुम्हारे क्लास में मैंने कराया होगा, मैलिक फ्यूमेरिक इंट्रामोलिकुलर वो। ये तो मैंने लगभग सभी बैचेस में कराया है। ये मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। बेटा नोट्स रिफर करो, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है तो कोई ना कोई बच्चे का लॉस हो जाएगा जिसने बड़ी मेहनत की होगी। सर नहीं कराया था हमें। Yes, ऐसा। sir, we सर नहीं haven't done it. कराया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं। चलो कोई नहीं। ये जो भी कंपाउंड जिसको तुमको एसिडिक प्रूव करना होता है उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। जब कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो कॉन्जुगेट बेस के
माइनस की डिस्पर्जन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं फ्यूमेरिक बनाऊंगा तो फ्यूमेरिक ऐसा होता है। इस वाले के लिए अगर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इसमें किसी भी तरीके से जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। तो किसका कॉन्जुगेट ज्यादा डिस्पर्स्ड हो पाएगा बेटा, ये वाला। तो इसके लिए मैलेइक का जो एसिड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन इसके पास 2 एसिडिक है। तो सेकेंड टाइम जब लूज करना होगा तो सेकेंड टाइम इसका लूज नहीं हो पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर में फंसा हुआ है। तो यानी इसके जो 2 एसिडिक एच है, पहला वाला ज्यादा आसानी से निकलेगा और दूसरा वाला मुश्किल से निकलेगा, वही वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट। और बोलो सर, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 11 ए एंड बी ऑप्शन। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बड़ा सारे रूल्स अगर तुम्हारे फेल हो जाते हैं, है ना, तो उसके बाद देखो प्लस प्लस पास है, प्लस माइनस दूर है, इस तरह चेक किया जा सकता है। जैसे तुम देखोगे ना तो सब कुछ एक जैसा है ए ऑप्शन में, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसके बगल में ही CH का माइनस है और उसके बगल में CH का प्लस है। तो ये जो लोन पेयर है ये अगर प्लस के पास होता तो स्टेबलाइज करता, लेकिन वो माइनस के पास है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, समझा, थैंक यू। हाँ, और बोलो बेटा। 12th वाला गाइस, एक आध ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें एग्जाम में मिल सकते हैं, रिएक्शन वाले इस स्टाइल में भी देते हैं। जैसे तुमको मैं अगर ये कंपाउंड दे दूं, ये इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, तो सोडियम क्या करता है, यूजुअली एसिडिक H को रिमूव करता है, रिडक्शन कराता है एक्चुअली। तो H प्लस H2 के फॉर्म में हटा दो तो यहाँ जो बचेगा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ऐसा भी पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन गिव एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे थोड़ी देर पहले याद है मैंने AgNO3 का रिएक्शन लिखा था, ऐसा ये। तो ये Cl को Cl माइनस के फॉर्म में अगर निकाल देगा तो ये ऑफ कोर्स निकाल सकता है क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है। तो यहाँ भी देखो एरोमेटिक बन गया। तो इस तरह के रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें एग्जाम में मिल सकते हैं। हाँ, इसी तरह का एक ऐसा आता है बेटा, ये बड़ा पॉपुलर है, याद है ना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, देख रहे हैं? थोड़ी देर पहले हमने लिखा था इसको। तो हाँ, इसका रिएक्शन अगर जब मान लीजिए इसमें सोडियम के 2 एटम्स डाल दो, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट, तो ये क्या करेगा कि किसी एक पाई बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड को दे देगा तो वो अपनी शेयरिंग खत्म कर देंगे और वहां पर 2 जगह माइनस दिखने लगेगा। अब क्या तुम देख सकते हो, ये 10 पाई का लूप है, ये एरोमेटिक बन गया। इसी तरह का एक थोड़ा सा अलग सा है, ये इसमें मान लीजिए ClCl लगा है और तुमने यहाँ कोई लुईस एसिड डाल दिया है। लुईस एसिड क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? नहीं, लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या करेगा, लुईस एसिड इस Cl को Cl माइनस की तरह निकाल लेगा, Cl माइनस की तरह निकाल लेगा। तो क्या तुम विजुलाइज कर रहे हो कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें यहाँ 2 जगह प्लस आएगा, जैसे यहाँ माइनस माइनस आया, यहाँ क्या आया, प्लस प्लस। क्या तुम देख पा रहे हो, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप एरोमेटिक हो गया। इस तरह कई बार रिएक्शन से रिलेटेड इस तरह के भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। घबराना नहीं, सोचना वहां पर क्या किया जा सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सिचुएशन बन सकती है। बुकलेट में नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन तुम अच्छी कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे जिसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस स्टाइल के, ठीक है? सर वो पहले भी एरोमेटिक ही था ना Cl में। तुमने कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा? सर वो Cl में का 12th। कोई बीच में 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, so I am getting confused। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? सर वो Cl में पहले से एरोमेटिक था तो फिर उसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, एरोमेटिक नहीं था बेटा, लूप यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, रेजोनेंस केवल इतना हो रहा था। लूप का मतलब था पूरे सर्कल में रेजोनेंस हो रहा हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ये अपने नोट्स में कॉपी कर लेना। हाँ सर सर, एक्सरसाइज 5 का 12th वाला दिखाओगे?
एक्सरसाइज 5 का 12। हाँ एक्सरसाइज आप और भी पूछो ना, 9th वगैरह किसी ने किया हो। एसिड बेस तो हमने खुद भी क्लास में बहुत डिस्कस किया है, उसमें जबरदस्ती क्यों टाइम वेस्ट करना। 12 एक्सरसाइज अच्छा एक्सरसाइज 5 में 12 था ही नहीं, क्या मजाक कर रहे हो यार। सर पार्ट बी में। हाँ सर पार्ट बी बोलो में। पार्ट बी में बेटा उसपे केवल इतना देखना है, जो फिनोलिक एच है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन एल्कोहलिक एच एंड देन टर्मिनल एल्काइन। तो जब बेस रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले फिनॉल वाले एच से रिएक्शन करेगा, तो तुम्हारे पास जो बचा हुआ कंपाउंड होगा उसमें यहाँ पर O- Na+ लग जाएगा, यानी सॉल्ट यहाँ बनेगा, बाकी चीजें एज सच रह जाएंगी ऐसा। फिर जब दोबारा डालोगे फिर वो यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा, इस तरह से रिएक्शन होगा। और बोलो हाँ बेटा। एक्सरसाइज 8 का 14। एक्सरसाइज 8 गुड। एक्सरसाइज 8 का 14th क्वेश्चन बेटा। हाँ सर। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 14, ये बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसमें जो पहला कंपाउंड है उसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो उसमें क्या आप बता सकते हो बेटा कौन सी लोकलाइज्ड साइट है, कौन सी डीलोकलाइज्ड। NH2 का डीलोकलाइज्ड है और फिर NH का भी डीलोकलाइज्ड, ऊपर वाला N का लोकलाइज्ड है। बस तो यही हमारी बेसिक साइट हो गई। ठीक, ओके सो तो फिर बाकी 3 का कंपैरिजन नहीं करना है, लाइक उनका। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है ना। हाँ तो हाँ ये एक ये हो गया और एक लोकलाइज्ड लास्ट वाला कंपाउंड भी है हाँ ये। अब इन दोनों में कौन ज्यादा, तो इसमें ये एमाइडीन वाला एग्जाम्पल है बेटा, जिसमें अपना लोन पेयर तो रखता ही है और दूसरा भी अपना लोन पेयर उसको रेजोनेंस करा के देता है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके ओके और बोलिए बेटा। सर एक्सरसाइज 8 का ही 2 ऑप्शन में बी और डी में कंफ्यूजन है। एक्सरसाइज 8 का सेकंड क्वेश्चन आप बोल रहे हो, हाँ बी एंड डी में। बी और डी, डी बड़ी रिंग है ना बेटा, तो ज्यादा CH2 ग्रुप्स आते हैं तो वो प्लस आई बढ़ा देते हैं, ज्यादा CH2 ग्रुप आने से प्लस आई बढ़ जाता है चेन का। ओके थैंक यू सर। चलो और बोलो बेटा। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट, बुकलेट क्विक। सर एक्सरसाइज 9 का 14। एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 14 बोला ना बेटा आपने। हाँ सर उसका बी ऑप्शन एक बार बताइए ना। बी नहीं, उसका तो सी आंसर है ना, एरोमेटिक मिलेगा। नहीं सर मतलब बी का जो उसका मतलब तुम स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, बी क्या है ये। हाँ सर स्ट्रक्चर। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग होता है बेटा ये। तो यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, 3 रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी इसके अंदर आ गई। यस सर। ठीक है, और बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज 8 का 6। एक्सरसाइज 8 का 6, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा वैसा अलग सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन सा लोकलाइज्ड है कौन सा डीलोकलाइज्ड है, तो तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगा। भले ये बड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन है उसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो वो लोकलाइज्ड है, बाकी सारे लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो सेकंड इज द मोस्ट बेसिक साइट। एक्सरसाइज 8 का 5th वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज किसका बेटा। सर एक्सरसाइज 8 का 5th वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया ये बेटा। ये इसमें एमाइन इन्वर्जन देखो ना, डी वाले में एमाइन इन्वर्जन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, नोट्स में पढ़े। ठीक है सर एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 16। 1 मिनट, कौन सा एक्सरसाइज। 3 क्वेश्चन 16।
Exercise 3, question number 16. Exercise 3, question number 16. कहाँ गया? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना बेटा कि जब कभी भी किसी माइनस का रेजोनेंस सीओ के साथ हो रहा हो तो बहुत स्ट्रांग रेजोनेंस होता है, इतना स्ट्रांग कि कई बार वो एरोमेटिसिटी को भी पीछे छोड़ देता है। केवल सिंगल फैक्टर नहीं होता है, लेकिन ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं बी और सी जिसमें इस तरह का रेजोनेंस हो रहा है, और बी और सी में देखोगे तो बी में एक बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ओके समझा, थैंक यू। और बोलो बेटा। एक्सरसाइज 4th का 11th। एक्सरसाइज 4 के लिए 11th। एक्सरसाइज 4 कहाँ गया? एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 11 आपने बोले कहाँ है ये? तो इसमें बेटा बॉन्ड्स का मेरे ख्याल से कंपैरिजन कर रहा है। तो बॉन्ड्स में केवल आपको ये देखना है कि जो बॉन्ड है वो सिंगल अगर पहले है या डबल है, तो वो कौन से बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की बात करें तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोर रेजोनेंस, तो मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, मोर रेजोनेंस मतलब मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो पहला कंपाउंड है उसमें देखोगे तो CH3O से रेजोनेंस शुरू होता है और NO2 तक अपना खींचता है वो, ऐसा। तो यानी ज्यादा टाइम ये सिंगल रहेगा, और ज्यादा टाइम सिंगल रहने का मतलब क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 1 सबसे ज्यादा हो गया। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरफ आ रहा है, सब पे कंपेयर कर लो। जैसे लास्ट वाला कंपाउंड है 4th वाला, उसमें प्योर डबल है, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन से वो कुछ सिंगल बन रहा है ना रेजोनेंस से, तो उसका लेंथ सबसे खराब होगा। दिस इज द स्टाइल। ठीक है, हाँ सर समझो। और बोलो बेटा, और कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन? एक्सरसाइज 4 का 22 और 23 बता सकते हो? यस बेटा, 22 नहीं ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऐसा बताइए 22 का ए नहीं आया, 22 का बी नहीं आया, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन 22 का। 22 का सी क्या है? मेरे को एक्चुअली क्या है कि इसमें बुकलेट में क्वेश्चंस चेंज्ड हैं। क्या आपका ये दिया हुआ है बेटा? जल्दी बोलो बेटा। यस सर, यही है। यही है ना? हाँ, तो उसने हाईलाइट भी किया होगा बॉन्ड्स को। हाँ, एरोज है वहाँ। तो आप मेरे को देखकर बताइए एरोज ये वाला और ये वाला ही दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर। हाँ, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके सिंगल बन रहा है, ये डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस करके सिंगल बन रहा है। कौन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है बताइए? फर्स्ट वाला। नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये सेकंड वाला दो जगह ये पे कर तुम रहा हो, है। तुम अपने दोस्त के साथ रेजोनेंस में हो, ये भी हाँ तुम सर। हो, तुम इधर भी रेजोनेंस में उधर भी, तुम किसका रेजोनेंस ज्यादा होगा? सेकेंड वाले का बस ज्यादा। खत्म। रेजोनेंस ज्यादा और डबल बॉन्ड से सिंगल जा रहा है रेजोनेंस में, यानी सिंगल कैरेक्टर ज्यादा तो लेंथ ज्यादा, आंसर। स्ट्रेंथ कम, डिसोसिएशन एनर्जी कम, सो सिंपल। ठीक है, यस सर। और सर और लाइक 24th अरे सब, क्वेश्चन। मेरी एक बात और सारे बुक से सुन लें। आप किसी भी बुक के, बुकलेट हो गया कोई भी बुक, इफ यू अटेम्प्ट लेट अस से 20 क्वेश्चन, तुम्हें एक क्वेश्चन आया तब भी तुम अटेम्प्ट करना मत छोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ 19 क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, एक ऐसा बच्चा जो कम बुक सॉल्व करता है, लेकिन लेट अस से उसने 20 क्वेश्चंस किए, उसको 15 क्वेश्चंस आ गए, बट उसने क्वेश्चंस कम सॉल्व किए, उसके पास केवल इन्हीं क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है। आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितने आए। ऑर्गेनिक की यही खास बात है, क्योंकि रिपीट होंगी चीजें बाद में, तो एक्सपीरियंस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गिव अप नहीं करना है। यस बेटा, आपने कौन सा बोला? सर 23rd वाला। 23rd में बेटा ये जो क्वेश्चन है नहीं, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है।
तो इसमें उसने समझ लीजिए RH इसको तोड़ेगा और उसने कहा होमोलिटिकली तोड़ो तो फ्री रेडिकल बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अगर ये स्टेबल ज्यादा हुआ तो बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे C1H को तोड़ोगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी चेहरा ऐसा नजर आएगा, उसकी स्टेबिलिटी जज करो तो ये फ्री रेडिकल है, स्टेबिलिटी के लिए अल्फा H काउंट करते हैं तो एक ही अल्फा H है। फिर इसी तरह से दूसरा आप बना लो, है ना, उसका H तोड़ दो, उसका फ्री रेडिकल बनाया, उसका अल्फा H चेक किया तो आया 336 to 8, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ। बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ इसका मतलब बॉन्ड वीक था, बॉन्ड वीक था तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगी। इस तरह से निकाला जाता है। और Okay, वो- sir. चलो और कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। और सर अटेम्प्ट मेरे जरूर को कर लेना बेटा, आंसर्स यस देखना और घबराना नहीं। बोलो। और सर नेक्स्ट मेरे को एप्लीकेशन 1 में डाउट है सर, आपने आज सिखाया था ना वो। किसमें? सर आज आपने एप्लीकेशन 1 सिखाया था ना फर्स्ट। बोलो ना, बोलो बोलो। सर तो उसमें प्लस से क्या फर्क पड़ता है, दोनों में तो रेजोनेंस रहा है प्लस से। हाँ तो उसमें ये रहता है बेटा, जैसे मान लो कि तुम हो और तुम्हारे घर वाले जो है तुम्हारे बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और एक सिस्टम ऐसा है जिसमें डिसीजन पहले से ही है, बस तुम घर के मेंबर, मतलब ओके तुम्हारी सर। वजह से वो एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, और यहाँ तुम्हारी वजह से एरोमेटिक है। इंपॉर्टेंस किसमें ज्यादा समझी जाएगी? फर्स्ट वाला। बस इसीलिए ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ थैंक यू सर। समझे ना? ऐसा। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा। थैंक यू सर, बाय।